हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट यू कॉल्ड HIV एड्स। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल अवेयरनेस, इवन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए भी और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एड्स जो है एक लाइलाज बीमारी है। इज दैट क्लियर? इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी तक इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं मिला है और पिछले करीब 20 से 25 सालों में 25 मिलियन पीपल वर किलिंग ड्यू टू एड्स। एड्स की वजह से लगभग 25 मिलियन आबादी पूरे विश्व की मारी जा चुकी है। तो ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है, राइट? इस डिजीज में एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, किस तरीके से इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं और ये किस वायरस की वजह से होता है, पहला केस कब मिला, और एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस डिजीज। एंड दिस इज वेरी डेंजरस डिजीज दैट यू कॉल एड्स। तो लिसन केयरफुली अबाउट एड्स। देखिए, एड्स की जो फुल फॉर्म है, एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इम्यूनिटी जो है दो टाइप की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो कि प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, उसे आप इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। वहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है द इम्यूनिटी विच यू एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो जैसा कि इस एड्स की जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इस सिंड्रोम में, यानी कि इस डिजीज में जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डिफिशिएंट हो जाती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डिफिशियंसी की वजह से आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो बीमारी का घर बन जाता है। इज दैट क्लियर? काफी सारे पैथोजेंस, काफी सारे इन्फेक्शंस जो है आपको जो है एनकाउंटर कर लेते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ऐसे ऐसे इन्फेक्शन जो कि नॉर्मल पर्सन में नहीं होते हैं वो एड्स के पेशेंट में हो जाते हैं। फंजल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, और इस बीमारी को में पेशेंट को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? और डेथ विल बी डेफिनेटली अकर इन केस ऑफ एड्स। डेथ विल बी इनविटेबल। तो डेथ जो है वो जरूरी, वो यहाँ पे कंपलसरी हो जाती है इस बीमारी में। तो इस बीमारी को से आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो एड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? जिससे कि हम एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप कर सके और हमें एक अवेयरनेस मिल सके। तो अवेयरनेस के पर्पज से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के पर्पज से भी दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप एड्स कहते हैं। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। So the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome। तो यहाँ पे acquired immunity में deficiency की वजह से AIDS हो जाता है। तो acquired immunodeficiency syndrome that you call AIDS। तो acquired immunity में deficiency की वजह से AIDS की प्रॉब्लम डेवलप होती है। Are you getting or not? समझ आ? तो AIDS की जो फुल फॉर्म है acquired immunodeficiency syndrome, it means this is the disease in which acquired immunity, the immunity which acquired during lifetime, right, उसमें deficiency आ जाती है। disease in which acquired immunity deficient, जिसमें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफिशियंसी आ जाती है और उस डिफिशियंसी की वजह से यू विल सफ़र फ्रॉम एड्स, जिससे कि आपको एड्स हो जाता है अगर ये इम्यूनिटी आपकी काम नहीं करती है और आपकी बॉडी जो है उसमें कई तरह के इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आ? तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिस disease was reported in USA in 1981। 1981 में पहला जो केस रिपोर्ट हुआ वो 1981 में हुआ, 1981 में यूएसए में अटलांटा में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो ये यहाँ पे पहला केस जो है रिपोर्टेड हुआ इन यूएसए अटलांटा इन दो होमोसेक्सुअल मेल में ये बीमारी देखी गई। स्टार्टिंग में माना जाता था कि ये जो इन्फेक्शन है ये होमोसेक्सुअल के में ही जनरली होता है और ये सेम सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, यानी कि होमोसेक्सुअल की ये बीमारी इसको कंसीडर किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये होमोसेक्सुअल से नहीं, हेटेरोसेक्सुअल कंडीशन में भी ये बीमारी हो जाती है, राइट। तो दिस डिजीज वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन 1981 इन अटलांटा यूएसए, राइट। डिजीज सेंटर ऑफ अटलांटा में इसको पहली बार देखा गया। मैं लिख देता हूं, डिजीज सेंटर ऑफ अटलांटा, दो होमोसेक्सुअल में इस बीमारी को पहली बार, इस डिजीज को ऑब्जर्व किया गया, इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया। एंड दिस डिजीज वाज रिपोर्टेड बाय, राइट, डॉक्टर केन हॉर्न। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था केन हॉर्न, उन्होंने इस बीमारी को रिपोर्ट किया। इन दोनों होमोसेक्सुअल पेशेंट में जनरली दे वर सफरिंग फ्रॉम कैपोसी सरकोमा। कैपोसी सरकोमा दिस इज ए जनरल प्रॉब्लम इन एड्स पेशेंट। तो एड्स के पेशेंट में कैपोसी सरकोमा एक जनरल प्रॉब्लम है। तो ये जो पेशेंट थे ये कैपोसी सरकोमा से सफरिंग थे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कैपोसी सरकोमा, राइट, इसकी प्रॉब्लम थी इन पेशेंट्स में और इस बीमारी को केन हॉर्न ने पहली बार रिपोर्ट किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस डिजीज first time reported by केन हॉर्न। ये केन हॉर्न नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बीमारी को देखा। केन हॉर्न, उन्होंने इस बीमारी को रिपोर्ट किया और उन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो बीमारी है होमोसेक्सुअल में ट्रांसमिट होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन बाद में कंफर्मेशन मिली कि ये बीमारी होमोसेक्सुअल में नहीं, हेटेरोसेक्सुअल में भी इसका ट्रांसमिशन होता है। यानी कि मेल टू मेल ट्रांसमिट नहीं होती, ये मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल भी इस बीमारी का ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड में पहली बार इस बीमारी को रिपोर्ट किया गया 1981 में अटलांटा में, डिजीज सेंटर ऑफ अटलांटा यूएसए में। केन हॉर्न ने पहली बार होमोसेक्सुअल में इस बीमारी को रिपोर्ट किया। इंडिया में ये बीमारी को रिपोर्ट किया गया 1986 में। आर यू गेटिंग नोट? धीरे धीरे ये जो बीमारी है ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई और बाद में इस बीमारी को पैंडेमिक, WHO ने पैंडेमिक घोषित कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज की डेट में ये बीमारी जो है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुकी है और ये जो है हाई रेट से स्प्रेड हो रही है। इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, राइट। मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यू टू द एड्स। एड्स की वजह से काफी सारे लोगों की जान जा चुकी है। इज दैट क्लियर? अगर हम कंट्रीज वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो HIV के केसेस हैं वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद नाइजीरिया में, इंडिया में भी काफ़ी सारे HIV एड्स के केसेस पाए जाते हैं। तो इंडिया भी एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसमें कि एड्स के पेशेंट्स की संख्या जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आर यू गेटिंग और नॉट? और सबसे मेजर रीजन है एड्स की संख्या बढ़ने के पीछे अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, STD में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में अनप्रोटेक्टेड सेक्स से काफ़ी सारी STDs का ट्रांसमिशन होता है। तो ये एड्स जो है ये भी एक STD है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एड्स कॉन्जेनिटल है? इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में, उसके फीटस में HIV ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू प्लेसेंटा। क्या ये कॉन्जेनिटल है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन नीट एग्जाम। क्या एड्स एक कॉन्जेनिटल डिजीज है? एड्स इज नॉट कॉन्जेनिटल डिजीज। एड्स जो है वो कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। इज दैट क्लियर? दिस इज नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज। क्यों? क्योंकि ये जो है बाय बर्थ नहीं होती है, आपके जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से, आपके पेरेंट्स से, आप में आपकी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट होती है, लेकिन जेनेटिकल डिजीज नहीं है। ये आपके जेनेटिक कंडीशन की वजह से बीमारी ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो एड्स इज नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी एज ए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एग्जाम में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एड्स मदर से फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है, ये वायरस HIV वायरस की वजह से होता है, बट दिस इज नॉट, एड्स इज नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज। दिस इज नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज, ये कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात आपको याद रखनी है बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर
एग्जाम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके अलावा तो फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय केन हॉर्न डिजीज सेंटर ऑफ अटलांटा में यूएसए में 1981 में, और पहली बार इस केस को इंडिया में 1986 में देखा गया। दिस केस द एड्स पेशेंट वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन 1986 इन इंडिया इन ए प्रोस्टिट्यूट ऑफ चेन्नई। चेन्नई की एक प्रोस्टिट्यूट में इस बीमारी को देखा गया। इस बीमारी को जो रिपोर्ट किया एक डॉक्टर थी सुनीति सोलोमन। सुनीति सोलोमन ने इस बीमारी को पहली बार रिपोर्ट किया एट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इन चेन्नई इन ए प्रोस्टिट्यूट, एक कॉमर्शियल सेक्स वर्कर में इस बीमारी को पहली बार रिपोर्ट किया गया 1986 में इन इंडिया। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। फर्स्ट टाइम दिस डिजीज रिपोर्टेड बाय सुनीति सोलोमन। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर थी बाय प्रोफेशन, शी वाज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर थी, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, जिन्होंने इस बीमारी को पहली बार रिपोर्ट किया 1986 में। तो फर्स्ट टाइम दिस डिजीज वाज रिपोर्टेड बाय सुनीति सोलोमन इन 1986 इन इंडिया। तो इंडिया में पहली बार इस बीमारी को 1986 में सुनीति सोलोमन ने पहली बार रिपोर्ट किया। एंड सुनीति सोलोमन जो है बाय प्रोफेशन सी इज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इन चेन्नई, राइट। तो सुनीति सोलोमन शी वॉज ए प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इन चेन्नई, राइट, जहां पे इन्होंने इंडिया का पहला केस रिपोर्ट किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट वाज रिपोर्टेड इन ए कॉमर्शियल सेक्स वर्कर। एक कॉमर्शियल सेक्स वर्कर में इन्होंने इस केस को रिपोर्ट किया 1986 में इन चेन्नई। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि इंडिया में पहला केस कब रिपोर्ट हुआ 1986 में, और इंडिया में पहला केस कहाँ रिपोर्ट हुआ, एक कॉमर्शियल सेक्स वर्कर में 1986 में चेन्नई में। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये हो गई अबाउट दी एड्स की के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन थी, राइट। एड्स की हिस्ट्री ये मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये जो एड्स है, राइट, ये इसके अगर हम प्रिवलेंस की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा HIV के केसेस कहाँ पे है, इसका एक थोड़ा सा डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। द मोस्ट प्रिवलेंस ऑफ HIV इन इंडिया इन विच स्टेट्स? इज दैट क्लियर? सो लिसन केयरफुली। सबसे ज़्यादा जो HIV के केसेस हैं, मोस्ट HIV प्रिवलेंस इन इंडिया, मोस्ट HIV प्रिवलेंस इंडिया में, मोस्ट HIV प्रिवलेंस स्टेट्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे टॉप लिस्ट पे आता है मणिपुर। सबसे ज्यादा HIV के केसेस जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। मणिपुर में, राइट, HIV का सबसे ज्यादा प्रिवलेंस है 1.4%। मणिपुर के बाद जो दूसरा स्टेट आता है वो आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा में 0.9% केसेस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? वहीं आंध्र प्रदेश के बाद आता है मिजोरम। मिजोरम में 0.8% केसेस। इसके बाद नागालैंड में 0.7% केसेस। इसके बाद आता है कर्नाटका में 0.6% केसेस। एंड एट द एंड लास्ट में आता है महाराष्ट्र में केसेस 0.5% है। ये इंडिया के टॉप मोस्ट HIV प्रिविलेंस स्टेट हैं। ये डाटा आपको, राइट, यू कैन नोट डाउन दिस डाटा। इज दैट क्लियर? वैसे इस डाटा से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट आपकी अवेयरनेस के लिए ये मैंने बताया, आपके साथ शेयर किया है। तो ये HIV प्रिविलेंस स्टेट माने जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो
प्रीवियस एस्टिमेशन के हिसाब से इंडिया में केसेस में जो HIV के केसेस है वो घटे हैं। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आती गई वैसे वैसे HIV के केसेस जो है घटते गए। स्टार्टिंग में HIV के बारे में, एड्स के बारे में लोगों के में अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए स्टार्टिंग में एड्स जो है वो बढ़ने लगे। एड्स के जो केसेस है वो डे बाय डे इंक्रीज होने लगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन अभी जो HIV एड्स के जो केसेस है अगर हम देखें प्रीवियस डाटा से कंपेयर करें तो वो घटते गए हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि HIV केसेस इन 2001 में टोटल 0.41% केसेस थे इंडिया में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद 2006 में कितने केसेस हुए? 2006 में घट के 0.36% केसेस हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, इज दैट क्लियर, जिसका नाम है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये हमारी कंट्री में जो है एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिससे कि जिस अवेयरनेस से लोगों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और केसेस में काफ़ी कमी आई है। इसके बावजूद भी इंडिया में नंबर ऑफ केसेस इफ़ यू कंपेयर विद द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको कंट्रोल करना, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इज दैट क्लियर? फॉर हेल्दी सोसाइटी। तो यहाँ पे 2009 में ये केसेस घट के 0.31% हो गए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक रिसर्च के मुताबिक इन 2006 में एक रिसर्च हुई थी, दैट आई विल डिस्कस लेटर। तो यहां पे ध्यान दीजिए प्लीज। इसके बाद है अब ये जो बीमारी है, इस बीमारी का, एड्स का जो मेजर कोज है वो है एक वायरस जिसे आप HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। माना जाता है ये वायरस HIV नहीं था, ये वायरस एक SIV वायरस था, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि मंकीज की इम्यूनिटी को डिफिशिएंट करता था। लेकिन अभी ये वायरस HIV हो चुका है। SIV वायरस में म्यूटेशन की वजह से दिस वायरस बिकेम HIV। तो SIV से ये ट्रांसफॉर्म होके HIV हो गया। सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में म्यूटेशन की वजह से अब ये वायरस HIV बन गया है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहली बार अगर HIV के हम केसेस की बात करें तो यहाँ पे HIV के जो पीछे जो रीजन्स जो है वो अभी क्लियर नहीं है कि HIV का सोर्स क्या है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वेस्ट अफ्रीका में हंटिंग और ईटिंग ऑफ मंकीज को हंट करके, ईट करके खाया गया, जिसकी वजह से मंकीज से ये वायरस ह्यूमन बीइंग में आ गया और फिर ये एक STD बन गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बन गया। इज दैट क्लियर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये बीमारी फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि 1950 के आसपास, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मंकीज की किडनी से पोलियो वैक्सीन्स को बनाया जाने लगा और उस मंकीज की किडनी में ये वायरस था, जिसकी वजह से ये वायरस जो है रैपिडली अफ्रीका में फैलना स्टार्ट हुआ। तो इसके पीछे काफ़ी सारी हिस्ट्री है, काफ़ी सारे रीजन्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है, राइट, इसके बारे में भी मालूम नहीं है, सिर्फ एक आइडिया लगाया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ रही है चीजें? तो ये जो बीमारी है जिसको आप एड्स कहते हैं, दिस इज कॉज ड्यू टू, इसका जो कॉज क्या है वो है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, राइट, इसकी वजह से HIV होता है। ये HIV दो टाइप के हैं। दिस नेम वाज गिवन बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ये जो नाम दिया HIV, दिस नेम वाज गिवन बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर ने ये नाम दिया HIV। ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो दिस नेम was given by International Committee for Viral Nomenclature, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर वायरल नोमेनक्लेचर ने, राइट,
दिस नेम वाज गिवन बाय इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। तो वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरल नोमेनक्लेचर ने इस नाम को दिया पहली बार HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये HIV जो वायरस है ये दो टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ HIV वायरस, HIV वायरस 1 एंड HIV वायरस 2। सबसे ज्यादा जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वायरस है वो HIV-1 है। दिस इज ऑल्सो इन इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में भी ये HIV-1 वायरस बहुत ही कॉमन है। इन दोनों वायरस में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन HIV-1 वायरस का होता है। इज दैट क्लियर? और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो भी HIV-1 वायरस है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और HIV-2 वायरस ओनली फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। ये HIV-2 वायरस जो है वो वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। दिस इंफॉर्मेशन राइट, ये इंफॉर्मेशन आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, HIV के बारे में। तो HIV-1 जो है दिस इज फाउंड इन India and other parts of country, India and rest of the world, ठीक है। एंड HIV-2 जो है मेनली फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। ये वेस्ट अफ्रीका में HIV-2 का वायरस पाया जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस HIV? अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ HIV, दिस वायरस स्प्रेड फ्रॉम टू स्पीसीज ऑफ मंकी। मंकी की दो स्पीसीज से स्प्रेड हुआ इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू हंटिंग एंड ईटिंग ऑफ दीज मंकीज। इन मंकीज को हंट करके खाने की वजह से ये HIV वायरस ह्यूमन बीइंग में इसका ट्रांसमिशन हो गया। आर यू गेटिंग और नॉट? अब ये दो स्पीसीज कौन कौन सी थी मंकी की जिनसे कि माना जाता है कि HIV वायरस का ट्रांसमिशन हुआ? पहला रेड कैप मैंगा बे, रेड कैप मैंगा बे, रेड कैप्ड मैंगा बे मंकी से इसका ट्रांसमिशन माना जाता है। रेड कैप मैंगा बे इन वेस्ट अफ्रीका। इस बीमारी का जो ट्रांसमिशन हुआ, इस बीमारी का जो ओरिजिन पॉइंट माना जाता है वो वेस्ट अफ्रीका को माना जाता है। वहाँ पे लोग मंकी को हंट करके ईट करते थे एंड ये दो मंकी की स्पीसीज से माना जाता है कि इस HIV वायरस का ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिशन हो गया। तो इसमें एक आता है रेड कैप मैंगा बेस और दूसरा आता है spot nose monkey. There are two species which found in West Africa of monkey, spot nose monkey and red cap manga bass. Right? इन दोनों को ईट करके, हंट करके ईट करने की वजह से इस बीमारी का ट्रांसमिशन हुआ। ये बंदरों से ह्यूमन बीइंग में आ गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो इसका एग्जैक्ट सोर्स क्या है? राइट, ये सब एक आइडिया लगाए जाते हैं, ये सब मतलब रिसर्च के हिसाब से ये सारी इंफॉर्मेशन पता लगाई जाती है, बट एग्जैक्ट सोर्स इनके बारे में मालूम नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक चीज मैं आपको और बता दूं, ध्यान दीजिए। तो इन दोनों मंकी को हंट करके ईट करने की वजह से ये बीमारी फैली। इज दैट क्लियर? अगर देखा जाए HIV रिपोर्टेड इन 1981 फर्स्ट टाइम, पहली बार ये बीमारी 1981 में रिपोर्टेड तो हुई, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये बीमारी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में। तो वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज में ये बीमारी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। कुछ लोगों का मानना है कि इट वाज वेरी एपिडेमिक। कुछ रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि इट वाज एपिडेमिक इन 1920 इन कॉन्गो। कॉन्गो एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। तो वेस्ट अफ्रीका की कंट्री कॉन्गो में 1920 में ये एक एपिडेमिक डिजीज बन गई थी और जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए। राइट, आज तक की डेट में लगभग 25 मिलियंस जो लोग जो है पीपल वर किल्ड ड्यू टू, इज दैट क्लियर, ड्यू टू HIV एड्स। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन है। इसके बाद माना जाता है
कि ये बीमारी पहली बार 1971 में न्यूयॉर्क सिटी में, राइट, पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में आई, इज दैट क्लियर? और न्यूयॉर्क से ये फिर जो है वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई। तो ये भी कुछ डाटा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है, ये मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद बात करते हैं इस HIV वायरस के स्ट्रक्चर की। इस HIV वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ HIV, लिसन केयरफुली। स्ट्रक्चर ऑफ HIV की हम बात करते हैं। अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ HIV की, HIV वायरस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली HIV वायरस जो है ये एक रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस उस वायरस को कहते हैं जिसमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है RNA। RNA जो है जेनेटिक मटेरियल है इसका, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये जो है रिट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो HIV वायरस जो है, दिस वायरस इज रिट्रो वायरस, ये एक रिट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है। इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA होता है। इसके अलावा इट शो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखा जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इस वायरस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोटीन कंपोनेंट जिसको आप कैप्सिड बोलते हैं, प्रोटीन कोड बोलते हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है यानी कि RNA है। तो इस वायरस के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। देखिए इसमें जो है लिपिड बाइलेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर है दिस इज लिपिड बाइलेयर। तो बाइलेयर है तो यहाँ पे 2 लेयर्स डेवलप कीजिए। देखिए दिस इज लिपिड बाइलेयर ऑफ वायरस, ये वायरस की लिपिड बाइलेयर है, दिस इज लिपिड बाइलेयर। तो वायरस में जो आउटर मोस्ट कोट है उसमें लिपिड बाइलेयर होती है, इस रिट्रो वायरस में ये इसकी लिपिड बाइलेयर है। इस वायरस की ये लिपिड बाइलेयर है। और इस वायरस में अगर हम बात करें तो इस वायरस में इस लिपिड बाइलेयर के साथ एक प्रोटीन अटैच होता है जिसको आप बोलते हो ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको आप बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन दिस रिट्रोवायरस, इन HIV वायरस। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इसमें, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन के यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें एक आउटर कंपोनेंट होता है इस ग्लाइकोप्रोटीन का, और दूसरा जो है इस ग्लाइकोप्रोटीन का एक इनर कंपोनेंट होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एम्बेडेड है इस लिपिड बाइलेयर में। इन ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे इन ग्लाइकोप्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ये वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। इस ग्लाइकोप्रोटीन का जो आउटर पोर्शन है, दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉल्ड GP120। जो अंदर वाला पोर्शन है उसे GP41 बोलते हैं। तो यहाँ पे GP120 आप देख रहे हैं, इस GP120 की हेल्प से ये हेल्पर T सेल्स के साथ अटैच होता है। इसकी जो मेन इन्फेक्शन साइट है आपका ब्लड है, और ब्लड में हेल्पर T सेल्स एंड मैक्रोफेजिस सेल्स जो हैं इसकी मेन इन्फेक्शन साइट होती है। हेल्पर T सेल्स में CD4 रिसेप्टर्स के साथ GP120 अटैच होता है। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर एग्जाम, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम एज इट इज आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। इस डायग्राम को आप अच्छे से ड्रॉ करना और इसको याद जरूर करना। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे जो है ये जो GP120 है, अगर हम इसमें इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसमें लिपिड बाइलेयर है, और इस लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। GB मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, GP120 एंड GP41। तो ये GP120 का काम क्या है? विद द हेल्प ऑफ GP120 it attach with
हेल्पर टी सेल्स, ये हेल्पर टी सेल्स के साथ GP120 अटैच होता है। हेल्पर टी सेल्स में भी CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, उन CD4 रिसेप्टर्स के साथ ये GP120 अटैच होता है। So this GP120 attach with CD4 receptor, CD4 रिसेप्टर ये हेल्पर टी सेल्स में प्रेजेंट होता है। इस CD4 रिसेप्टर के साथ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। GP120 जो ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट है HIV वायरस का, वो CD4 रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल्स के साथ अटैच होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हो गया आउटर बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, दिस इज लिपिड बाइलेयर ऑफ HIV वायरस। और ये लिपिड बाइलेयर के साथ क्या अटैच है? ग्लाइकोप्रोटीन। Outer portion of glycoprotein is GP120 and inner portion of glycoprotein is GP41। इसके बाद हम बात करते हैं, इस वायरस में कुछ प्रोटीन कोड्स भी होते हैं। Is that clear to all of you? तो प्रोटीन कोड के बारे में डिस्कस करते हैं, लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे इस वायरस में अंदर की साइड ये प्रोटीन कोड है, देखिए ये जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोटीन कोड, ये प्रोटीन कोड की लाइन है। तो जो आउटर प्रोटीन कोड होता है, ये आउटर प्रोटीन कोड को आप P17 कहते हैं। यहाँ पे ये जो GP120 या 41 है, 120 का मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है, आप ये बोलिए, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 120 एंड 41। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे ही यहाँ पे जो आउटर प्रोटीन कोड है, इसमें प्रोटीन कोड भी प्रेजेंट होता है, दिस आउटर प्रोटीन कोड को आप P17 कहते हैं। इज दैट क्लियर? प्रोटीन कोड P17। तो ये लेबलिंग भी आपको याद रखनी है और ये लेबलिंग पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे अंदर की साइड एक प्रोटीन कोड और होता है, ये प्रोटीन कोड कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज द शेप ऑफ दिस प्रोटीन कोड। ये अंदर की साइड एक प्रोटीन कोड और है, इस प्रोटीन कोड को आप कहते हैं P24। दिस इज द P24 प्रोटीन कोड ऑफ HIV वायरस, P24। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये लेबलिंग आपको याद रखनी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA। तो यहाँ पे RNA, ये यहाँ पे RNA मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हैं, दिस इज RNA मॉलिक्यूल, इनका जेनेटिक मटेरियल है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को शो करता है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस की कैटेगरी में भी रखा जाता है। दिस इज द RNA विच इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस। इस वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है RNA। इस RNA के साथ होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऑल्सो। तो इसके साथ क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी इस वायरस के साथ प्रेजेंट है। ये आप देख रहे हैं, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, यानी कि RNA को DNA में कन्वर्ट करने में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प करता है। सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेज प्रोटीन होता है, प्रोटीएज प्रोटीन होता है, राइट, जो कि आउटर कोट और इनर कोट के बीच में ये प्रोटीन मौजूद है। इज दैट क्लियर? ये इंटीग्रेज प्रोटीन्स, यहाँ पे मैं और भी कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, इंटीग्रेज प्रोटीन्स, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीएज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इंटीग्रेज प्रोटीन एंड प्रोटीएज प्रोटीन जैसे कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज इंटीग्रेज एंड दिस इज प्रोटीएज, ये प्रोटीएज है। So this is the structure of HIV virus। ये HIV वायरस का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड इट कैन कम इन योर एग्जाम्स ऑल्सो, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो HIV एड्स है, एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसको माना जाता है कि एड्स इज द 4th मेजर कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट ग्लोब। पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कॉज माना जाता है एड्स को डेथ के हिसाब से। इज दैट क्लियर? तो ये एक पॉइंट और लिखेगा आप, एड्स इज 4th मेजर कॉज,
एड्स, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एड्स क्या है? फोर्थ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल डेथ, कॉज ऑफ ग्लोबल डेथ। ग्लोबल डेथ में चौथा सबसे बड़ा जो रीजन है वो एड्स है, यानी कि वो ये वायरस है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वायरस जो है बहुत ही फास्ट रेट से म्यूटेट करता है। इसके फास्ट रेट से म्यूटेट करने की वजह से अभी तक इसका वैक्सीन पॉसिबल नहीं हो पाया। सो दिस इज ऑल अबाउट HIV वायरस, दिस इज ऑल अबाउट एड्स। अब हम बात करते हैं ये जो HIV वायरस है, इस वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस। सो लिसन केयरफुली, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। ये HIV वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। सो ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो देखिए, अगर हम HIV वायरस के ट्रांसमिशन की बात करें तो इस वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाने की वजह से होता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको HIV है या जिसको एड्स है, उसका बॉडी फ्लूइड आपके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसकी वजह से एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, HIV के चांसेस बढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन जो होता है ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। तो इसके काफी सारे रीजन है ट्रांसमिशन के, कांटेक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में वेजाइनल फ्लूइड आ सकता है, सेमिनल फ्लूइड आ सकता है, राइट। तो वेजाइनल फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड कांटेक्ट में आ जाने की वजह से भी HIV हो सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो कांटेक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, ब्लड कांटेक्ट की वजह से और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिशन हो जाता है HIV का। इसके अलावा ट्रांसमिशन जो होता है सेक्सुअल कांटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक STD है, यानी कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस बीमारी में। तो यहां पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये बीमारी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से भी फैलती है। तो कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से बीमारी फैलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से बीमारी फैल जाती है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी फैलती है। अगर इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए बिना HIV टेस्ट परफॉर्म किए हुए, अगर किसी पर्सन का ब्लड ले लिया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, तो उस केस में भी HIV होने के चांसेस हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज की वजह से भी, इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज, जो इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज होती है उसकी वजह से भी ये बीमारी फैल सकती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? कुछ लोग जनरली ऐसे होते हैं जो कि इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, वो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स को बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए, और वो उसी सिरिंज को आपस में शेयर कर लेते हैं। उस सिरिंज की वजह से HIV ट्रांसमिशन के चांसेस है। तो इंट्रावेनस ड्रग्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू कैन सफर फ्रॉम HIV और ये आपकी बॉडी में ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इन्फेक्टेड नीडल एंड इन्फेक्टेड सिरिंज से भी ये इसके ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लेड की वजह से, इन्फेक्टेड रेजर्स, इन्फेक्टेड ब्लेड्स की वजह से भी HIV का ट्रांसमिशन होता है, राइट। अगर आप किसी सैलून में बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो आपको यह बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि उसने जो ब्लेड इस्तेमाल किया है वो ब्लेड बिल्कुल न्यू होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कहीं वो जो ब्लेड उसने इस्तेमाल किया है वो किसी दूसरे पर्सन पे भी इस्तेमाल किया हो और वो HIV से इन्फेक्टेड हो। तो इन्फेक्टेड रेजर्स और इन्फेक्टेड ब्लेड से भी HIV फैलने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना। इन सारे चांसेस में जितने भी HIV का ट्रांसमिशन है, इन ऑल द चांसेस ऑफ HIV ट्रांसमिशन, सबसे ज्यादा जो HIV का ट्रांसमिशन होता है वर्ल्ड वाइड वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से HIV का चांस बढ़ जाता है। तो यहां पे ये हाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की, दिस इज नॉट अ हाइजीनिक प्रैक्टिस। तो इस इंफेक्शन को रोकने के लिए ऑलवेज यूज ऑफ कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना हो और HIV या अदर STDs का ट्रांसमिशन ना हो, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी माना जाता है इसको। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा ये बीमारी का जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम
इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इस बीमारी का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो जाता है थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्टेड मदर से फीटस में इस बीमारी का ट्रांसमिशन हो सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें कि HIV का जिस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। इज दैट क्लियर? पीपल इन हाई रिस्क ऑफ HIV, कौन से लोग HIV का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, किस कंडीशन में HIV का रिस्क सबसे ज्यादा होता है? द कंडीशन इन विच HIV रिस्क इज वेरी हाई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? पीपल विद हाई HIV रिस्क। आर यू गेटिंग और नॉट? ये भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट इज पीपल विद हाई HIV रिस्क। कैसे लोगों में HIV का रिस्क सबसे ज्यादा होता है? पीपल विद हाई HIV रिस्क की अगर मैं बात करूं तो इन केस ऑफ पीपल विद हाई HIV रिस्क में सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को HIV के चांसेस ज्यादा रहते हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है। सो अवॉइड द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि इससे HIV या अदर STDs का ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे उतना ज्यादा HIV के ट्रांसमिशन का रिस्क होगा। दैट्स वाई पीपल विद हाई HIV रिस्क में सबसे पहली कैटेगरी पे आते हैं द पीपल हैविंग मल्टी सेक्सुअल पार्टनर। वो खुद की जान तो खतरे में डालते ही हैं, साथ के साथ उनका जो पार्टनर होता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उसकी जान भी खतरे में वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है उसको अवॉइड करना है। तो याद रखिए पीपल विद हाई रिस्क ऑफ HIV, पहला इफ पीपल हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अगर किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उस केस में HIV का खतरा बढ़ जाता है, HIV का रिस्क बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरा इंट्रावीनस ड्रग्स, किसी को अगर ड्रग्स लेने की आदत है, अगर वो इंट्रावीनस ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो इंट्रावीनस ड्रग्स से भी इस बीमारी के स्प्रेड होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो हाई रिस्क ड्यू टू इंट्रावीनस ड्रग्स, सो अवॉइड द इंट्रावीनस ड्रग्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इफ पर्सन टेक इंट्रावीनस ड्रग, तो इंट्रावीनस ड्रग्स लेने की वजह से भी इसके हाई रिस्क होते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये हेट्रोसेक्सुअल से ज्यादा रिस्कियर होता है होमोसेक्सुअल में। एनल सेक्स की वजह से इस बीमारी का ट्रांसमिशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेजाइनल सेक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो होमोसेक्सुअलिटी में भी हाई रिस्क ऑफ HIV रहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि होमोसेक्सुअलिटी, अवॉइड दी होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी में हाई रिस्क ऑफ HIV एड्स रहते हैं। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब ये नहीं है, या हेटेरोसेक्सुअलिटी का मतलब ये नहीं है, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आपकी बॉडी में HIV का ट्रांसमिशन होगा। दिस इज नॉट द मीन। मेरा मतलब ये है, बीमारी का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसमिशन होता है सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन से, राइट? अगर एक नॉर्मल पर्सन हेल्दी पर्सन के साथ अगर आपको उस पर्सन का HIV स्टेटस पता है कि वो HIV नेगेटिव है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बीमारी ट्रांसमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको उस पर्सन का HIV स्टेटस नहीं पता है, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है और उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया गया और अगर वो HIV इन्फेक्टेड हुआ तो आप में भी HIV इन्फेक्शन फैल सकता है। तो याद रहे ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है लेकिन हेल्दी पर्सन से नहीं जाता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से ही इसका ट्रांसमिशन होगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से, इंट्रावीनस ड्रग्स लेने से, या होमोसेक्सुअलिटी की वजह से, या प्रोस्टिट्यूशन की वजह से भी, इफ यू बिलीव इन प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने से भी, राइट, उनके साथ अनहाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस से भी ये बीमारी फैल सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो प्रोस्टिट्यूशन से भी ये बीमारी स्प्रेड होती है। सबसे ज्यादा ये बीमारी प्रोस्टिट्यूशन से ही स्प्रेड होती है हमारी सोसाइटी में। सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दिस इन्फेक्शन। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड दिस इज द पीपल विद हाई रिस्क ऑफ HIV। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन। नाउ मैं बात करता हूं कि जब HIV वायरस, सपोज दैट किसी को HIV इन्फेक्शन हो गया है, HIV वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर गया है, आर यू गेटिंग और नॉट? तो क्या होगा, यानी कि मोड ऑफ एक्शन क्या है? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। तो अगला है मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। तो HIV का जो मोड ऑफ एक्शन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली।
Now I'm going to discuss about mode of action of HIV. So listen carefully. Next is mode of action of HIV. देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, ये जो वायरस है, सबसे पहले आपकी बॉडी या बॉडी फ्लूइड में जब ब्लड में ये वायरस जाता है तो सबसे पहले ये वायरस टारगेट बनाता है मैक्रोफेजिस सेल्स को, और इस वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है मैक्रोफेजिस सेल्स में। ये वायरस जो है, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस वायरस के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। फिर वही डीएनए इनकॉर्पोरेट्स विद द होस्ट सेल। होस्ट सेल के डीएनए के साथ इसका डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है और वहां पे वो डीएनए की वजह से प्रोटीन कोड बनेगा, वायरस का मल्टीप्लिकेशन बनेगा होगा। तो मैक्रोफेजिस सेल्स में इस वायरस का कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। इसलिए मैक्रोफेजिस सेल्स को हम HIV फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे ये वायरस होस्ट मशीनरी को इस्तेमाल कर लेता है और अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, और इसके मल्टीप्लिकेशन की वजह से मैक्रोफेजिस सेल्स को आप जो है क्या कहते हैं, HIV फैक्ट्री भी मैक्रोफेजिस सेल्स को कहा जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके साथ साथ वो हेल्पर सेल्स पे भी अटैक करता है और हेल्पर सेल्स में भी अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, और धीरे धीरे हेल्पर सेल्स में मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से वो हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हेल्पर सेल्स के नंबर में कमी आ जाती है। नॉर्मल जो हेल्पर सेल्स का जो नंबर होता है वो 10 to 12,000 पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड होता है, लेकिन 10 to 12,000, सॉरी मैंने गलत बताया, 900 मिलीमीटर पर क्यूबिक ब्लड होता है, पर मिलीमीटर क्यूबिक ये होता है। लेकिन अगर ये हेल्पर सेल्स जो है 1200 मिलीमीटर 1200 नंबर पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड से कम हो जाते हैं, सो यू विल स्टार्ट द एड्स सिंड्रोम्स, यानी कि सिम्टम्स ऑफ डिजीज। आपकी बॉडी में एड्स के सिम्टम्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे जब ये हेल्पर सेल्स रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हेल्पर सेल्स पे टिकी हुई है। हेल्पर सेल जो है बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, हेल्पर सेल जो है किलर टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। अगर बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगी तो एंटीबॉडीज नहीं निकलेंगे और ऐसे ऐसे इन्फेक्शन बॉडी में हो जाएंगे, ऐसे ऐसे पैथोजेंस आपकी बॉडी में ग्रो करेंगे जो कि एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में ग्रो नहीं करते हैं। आमतौर पे ऐसे इन्फेक्शंस नहीं देखे जाते हैं, बट ऐसे इन्फेक्शन HIV एड्स के पेशेंट में देखे जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं आया? तो अभी मैं बात कर रहा हूं मोड ऑफ एक्शन की, सो लिसन केयरफुली। सो नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन। तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट द मोड ऑफ एक्शन। ये यहां पे HIV वायरस का मोड ऑफ एक्शन क्या है। सो अगला टॉपिक है मोड ऑफ एक्शन। अगर हम बात करें मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV वायरस, तो इसमें जो मोड ऑफ एक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेज सेल्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेज सेल्स। वो मैक्रोफेज सेल्स में एंटर करता है और मैक्रोफेज सेल्स, राइट, जो कि फैगोसाइटिक सेल्स मानी जाती है, उसकी मशीनरी से ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। मैक्रोफेज सेल्स में जैसे ही वो वायरस एंटर करता है तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये जो है, राइट, इसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। ये अपने आरएनए को किस में कन्वर्ट कर लेता है? डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इट्स आरएनए, इसका जो आरएनए है, इट्स आरएनए कन्वर्टेड इनटू द डीएनए, कन्वर्टेड इनटू द आरएनए जो है, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू डीएनए, डीएनए में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आरएनए से डीएनए बन जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये आरएनए से डीएनए में बन जाता है। अब नाउ दिस डीएनए इनकॉर्पोरेट्स विद द डीएनए ऑफ होस्ट सेल। अब ये डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है, दिस डीएनए इनकॉर्पोरेट विद होस्ट डीएनए। ये डीएनए होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करता है, और जैसे ही ये डीएनए होस्ट डीएनए के साथ
इनकॉर्पोरेट करता है, तो उस केस में क्या होगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो उस केस में ये डीएनए जब होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, इन दैट केस मल्टीप्लीकेशन ऑफ, आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस, इनकॉर्पोरेट करने के बाद जैसे जैसे होस्ट डीएनए का एक्सप्रेशन होगा वैसे ही इस वायरल डीएनए का भी एक्सप्रेशन हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस होगा। इज दैट क्लियर? एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचआईवी। सो दैट्स व्हाई मैक्रोफेज इज कॉल्ड एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफेज को आप एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि एट द इनिशियल लेवल दिस वायरस मल्टीप्लिकेट इन मैक्रोफेज सेल्स। मैक्रोफेज सेल्स में दिस वायरस प्रोड्यूस इट्स मल्टीपल कॉपीज, दैट्स व्हाई दिस मैक्रोफेज इज आल्सो बी नोन एज एचआईवी फैक्ट्री। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर एग्जाम, व्हाट इज एचआईवी फैक्ट्री। तो एचआईवी फैक्ट्री इज मैक्रोफेज सेल। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ ये वायरस जो है स्टार्ट टू अटैक ऑन हेल्पर टी सेल्स। ये हेल्पर टी सेल्स पे भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट करता है तो उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट हो जाती है एंड यू विल सफर फ्रॉम एड्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? साथ ही साथ क्या करता है, दिस वायरस ऑल्सो अटैक ऑन हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स पे भी अटैक करता है, दैट रिजल्ट्स टू डिक्रीज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। तो क्या होगा, दैट रिजल्ट्स टू डिक्रीज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स के नंबर्स जो है वो घटने स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर हेल्पर टी सेल्स के नंबर घटने स्टार्ट हो गए तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में पर्सन विल बी स्टार्टेड टू सफर फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन। तो बॉडी में जो है पैथोजेंस जो है एंटर कर जाएंगे और डिफरेंट वैरायटी के इन्फेक्शन जो कि मैं डिस्कस करूंगा इन सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स के सिम्टम्स में जब मैं आऊंगा तो वो डिस्कस करूंगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? नाउ एट द एंड व्हेन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स डिक्रीज लेस देन 200 मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड। तो इफ हेल्पर टी सेल्स नंबर, अगर हेल्पर टी सेल्स नंबर जो है लेस देन 200 मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड हो जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो जाता है कि हेल्पर टी सेल्स के कितने नंबर्स पे एड्स के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? ये हेल्पर टी सेल्स के नंबर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया? तो अगर इस नंबर से नंबर कम हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, डेवलप वैरायटी ऑफ इम्यूनिटी जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कर जाएगी, ड्यू टू दिस डिक्रीजिंग ऑफ नंबर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट हो जाएगी। आर यू गेटिंग और नॉट? और यहां पे पर्सन में, इन पर्सन डेवलप अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं इस पेशेंट में ड्यू टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ हेल्पर सेल, जो कि 900 होता है, 900 एवरेज होता है, लेकिन अगर 200 या इससे कम हो जाए तो उस केस में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, फंजल इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं। ऐसे इन्फेक्शन डेवलप होते हैं जो कि नॉर्मल पर्सन में जनरली नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैंडिडियासिस हो जाता है। कैंडिडियासिस मतलब कैंडिडा एक फंजाई है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है। ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है, टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? देयर आर सेवरल इन्फेक्शन। लंग्स टीबी हो जाती है, लंग्स में फंगस ग्रो हो जाती है। तो ऐसे इन्फेक्शंस यहाँ पे होने लग जाते हैं, और एट द एंड इतने सारे इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर हो जाते हैं, इतनी सारी जब बीमारियां बॉडी के अंदर हो जाती है तो उस पेशेंट को कोई नहीं बचा सकता है। दैट पेशेंट विल लीड्स टू डेथ, क्योंकि इम्यूनिटी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और इन्फेक्शन जो है वो उस पेशेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अब उसको बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एचआईवी। फिर से सुनिए, एचआईवी जो है सबसे पहले मैक्रोफेज सेल्स में एंटर करता है, वहां पे वो मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिससे कि वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। अब ये डीएनए इनकॉर्पोरेट विद द होस्ट डीएनए, और होस्ट डीएनए के साथ जब ये एक्सप्रेस करेगा तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस करेगा, और वायरस का मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस करता रहेगा। कहाँ? मैक्रोफेजिस सेल्स में। साथ के साथ हेल्पर सेल्स में भी वायरस का मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस करता है। मैक्रोफेजिस को आप एचआईवी फैक्ट्री से भी कहते हैं,
HIV फैक्ट्री भी कहा जाता है मैक्रोफेज सेल्स को। और यहाँ पे जो हेल्पर सेल्स हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस की वजह से हेल्पर सेल्स के नंबर घटते जाते हैं। एवरेज हेल्पर सेल्स के नंबर 900 पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड होता है, लेकिन अगर हेल्पर सेल्स के नंबर लेस देन 200 मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड हो जाए तो उस केस में पर्सन विल स्टार्ट टू सफर a large number of infections, and these infections are very uncommon infection. These infections are generally not found in normal person. These infections are completely uncommon, and these infections में इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन, फंजल इन्फेक्शन, वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं इस पेशेंट में। और एट दी एंड इतने सारे इन्फेक्शन, इतनी सारी बीमारियाँ। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसको आप बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफिशियंसी आ जाती है हेल्पर टी सेल्स के रिडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी कि ग्रुप ऑफ डिजीजेज डेवलप इन द एड्स पेशेंट। इज दैट क्लियर? एंड दैट एड्स पेशेंट विल लीड्स टू डेथ फाइनली, बिकॉज इतने सारे इन्फेक्शन, इतनी सारी बीमारियों के बाद उसको बचा पाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बॉडी में पैथोजेंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो पैथोजेंस की ग्रोथ को नहीं रोका जा सकता। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV एड्स। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिम्टम्स की। अगर बात की जाए सिम्टम्स ऑफ HIV की, नाउ सी सिम्टम्स ऑफ एड्स। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, HIV इज नॉट एड्स। HIV, अगर आप HIV इन्फेक्टेड हैं, इफ यू आर HIV पॉजिटिव, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एड्स हो गया है। एड्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ HIV। HIV में राइट, अगर किसी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, HIV एंटर कर गया है, तो HIV की वजह से राइट एड्स होना कंपलसरी है। लेकिन अभी अगर आपको समय रहते इस HIV इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाए तो उस HIV वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोका जा सकता है और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कुछ मेडिसिन है, कुछ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज हैं, पेशेंट्स को दी जाती हैं। उन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज की हेल्प से वहाँ पे HIV के मल्टीप्लिकेशन को रोका जा सकता है, एड्स होने से पेशेंट को रोका जा सकता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंटली आप HIV वायरस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो HIV पर्सन जो होता है ऑलमोस्ट हेल्दी पर्सन होता है, एसिम्टोमेटिक पर्सन होता है। लेकिन अगर आपने नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया HIV इन्फेक्शन को, उस केस में अगर आपको एड्स हो गया तो एड्स होने के बाद उस पर्सन की डेथ कंपलसरी है, उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं आया? तो एक चीज़ और यहाँ पे सिम्टम्स में बता रहा हूँ, लिसन केयरफुली अबाउट द सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स। अब HIV एड्स के जो मेजर सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द HIV एड्स। लिसन केयरफुली। तो देखिए, अगर HIV एड्स के सिम्टम्स की हम बात करें, व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ द HIV एड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो लिसन केयरफुली अबाउट द सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स। तो HIV एड्स के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। सो व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स? HIV एड्स के सिम्टम्स यहाँ पे क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ एड्स। सिम्टम्स ऑफ एड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एड्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स ऑफ एड्स यानी कि HIV एड्स के मेजर सिम्टम्स क्या क्या हैं। HIV एड्स का जो लैग पीरियड है बिटवीन HIV इन्फेक्शन एंड एड्स, दैट मे बी दी 6 months to 10 years, इवन मोर देन दैट ऑल्सो। 6 महीने से लेके 10 साल तक लग जाते हैं ये सिम्टम्स डेवलप होने में। ये कई सालों तक आपकी बॉडी में एसिम्प्टोट कंडीशन बनी रहती है, यानी कि यहाँ पे बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आता है, लेकिन आप HIV पॉजिटिव हैं। इफ यू आर HIV पॉजिटिव, इट डजंट मीन्स यू विल फेस these symptoms, and that lag period between the AIDS symptoms and HIV infection that can be 6 months से लेके 10 years तक ये infections के symptoms देखे जा सकते हैं।
आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे सिम्टम्स ऑफ एड्स में द लैग पीरियड, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैग पीरियड बिटवीन एचआईवी इंफेक्शन एंड एड्स सिम्टम्स और एचआईवी इंफेक्शन के बीच का जो लैग पीरियड माना जाता है, दैट मे बी 6 months to 10 years. पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एंड इवन मे बी मोर देन 10 years also. Is that clear to all of you? तो लगभग 10 साल तक पेशेंट में कोई सिम्टम नजर नहीं आता है, लेकिन वायरस का मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है और वायरस अंदर ही अंदर आपकी इम्यूनिटी को वीक करता जाता है और एट द एंड इम्यूनिटी कंप्लीटली डिफिशिएंट हो जाती है। और जब आपको पता चलता है कि यू आर एचआईवी पॉजिटिव, तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक आपको एड्स हो जाता है और उस केस में बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक यहाँ पे टर्म आता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड में भी कोई विंडो पीरियड मतलब दिस इज द पीरियड जब आपकी बॉडी में एचआईवी वायरस एंटर किया है, तो एचआईवी वायरस एंटर करने के बाद अगर आप एचआईवी टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो एचआईवी टेस्ट नेगेटिव आता है। अगर आपको किसी को भी अपने ऊपर एक शक है, एक डाउट है कि मुझे एचआईवी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को एटलीस्ट 3 months के बाद एनालाइज अच्छे तरीके से किया जा सकता है। 3 months तक का जो पीरियड होता है वो विंडो पीरियड होता है। और विंडो पीरियड में अगर हम बात करें विंडो पीरियड की, तो विंडो पीरियड में कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन डेवलप नहीं होती है कि आपको एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, और वहाँ पे एंटीबॉडीज़ भी नहीं देखे जा सकते। तो विंडो पीरियड में जनरली जो एचआईवी टेस्ट है वो जनरली नेगेटिव आ जाता है और ये 3 months तक का पीरियड होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो विंडो पीरियड में जो एचआईवी टेस्ट है वो क्या होता है, इन विंडो पीरियड दिस एचआईवी टेस्ट ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा एचआईवी टेस्ट नेगेटिव रहेगा विंडो पीरियड में। एंड दिस इज फर्स्ट 3 months पीरियड ऑफ एचआईवी। ये एचआईवी का पहले 3 महीने का पीरियड है जिसको आप विंडो पीरियड कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहाँ पे एचआईवी टेस्ट नेगेटिव होता है, फर्स्ट 3 months का पीरियड है ऑफ एचआईवी, इज दैट क्लियर, जिसको आप विंडो पीरियड कहते हैं। एचआईवी के अगर हम सिम्टम्स की बात करें, एचआईवी सिम्टम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो ARC यानी कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि दैट इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ एचआईवी। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स पहले ही डेवलप हो जाते हैं, यानी कि माइल्ड फॉर्म ऑफ एचआईवी। और दूसरा जो है फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स में क्या होता है और ARC में क्या होता है? तो एड्स के ओवरऑल सिम्टम्स को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला ARC यानी कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, उसके बाद फुल ब्लोन एड्स हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ARC की, यानी कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या क्या है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट ARC। ARC यानी कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स की, तो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जब नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी में जो सबसे पहले एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स देखे जाते हैं, दैट इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ एचआईवी। इसको आप लिख सकते हैं माइल्ड फॉर्म ऑफ एचआईवी। ये माइल्ड फॉर्म ऑफ एचआईवी है और ये एड्स रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स हैं और माइल्ड फॉर्म ऑफ एचआईवी जिसको आप बोलते हैं, राइट, इसमें सबसे पहले हेल्पर टी सेल्स के रिडक्शन हो जाने की वजह से क्या होगा, इन दिस केस हेल्पर टी सेल्स के रिडक्शन हो जाने की वजह से पर्सन विल सफर फ्रॉम बाउट ऑफ फीवर। बार बार बुखार आएगा, बुखार कॉन्स्टेंटली आता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है, तो बाउट ऑफ फीवर। इसके अलावा डायरिया की प्रॉब्लम देखी जाती है, यानी कि पेशेंट में डायरिया हो जाता है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहाँ पे वेट लॉस भी देखा जाता है, वेट लॉस देखा जाता है, नाइट स्वेटिंग भी देखी जाती है पेशेंट में, नाइट स्वेटिंग भी आ जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन सच पेशेंट नाइट स्वेटिंग भी देखा जाता है, बाउट ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन के चांसेस भी इसमें देखे जा सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी एचआईवी के केस में
ARC एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के केस में देखा जा सकता है। डायरिया, वेट लॉस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, नाइट स्वेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में यू विल सफ़र फ्रॉम ऑल दीज सिम्टम्स। इसके अलावा प्रोलोंग कफ भी यहाँ पे देखा जाता है, प्रोलोंग कफ की प्रॉब्लम भी होती है। इसके अलावा सोर थ्रोट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये भी कुछ सिम्टम्स हैं। These all are the symptoms of ARC। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एड्स है, यानी कि माइल्ड फॉर्म ऑफ HIV, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, फीवर, डायरिया, वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग, स्किन इन्फेक्शन, प्रोलोंग कफ एंड सोर थ्रोट जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ARC में एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में देखी जाती है। तो इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। तो अभी मैंने आपको ARC बताया, यानी कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि एक माइल्ड फॉर्म ऑफ HIV है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके सारे सिम्टम्स मैंने बताए, जैसे कि बाउट ऑफ फीवर्स, डायरिया, स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होना या प्रोलोंग कफिंग होना, सोर थ्रोट होना, ये सारे आपके ARC वाले सिम्टम्स है, यानी कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के सिम्टम। इसके बाद अगर पेशेंट को फुल ब्लोन एड्स हो जाता है, नेक्स्ट कंडीशन इज एड्स, यानी कि फुल ब्लोन एड्स में पेशेंट के साथ क्या क्या कंडीशन डेवलप होती है, क्या क्या बीमारियां उनमें हो जाती है, कैसे कैसे इन्फेक्शंस होते हैं और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। जैसे कि फुल ब्लोन एड्स में अगर हम बात करें कि एड्स के पेशेंट्स को TB होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, एड्स के पेशेंट का हमेशा विडाल टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। टाइफाइड एंड TB जैसी प्रॉब्लम वेरी कॉमन इन एड्स पेशेंट, और ये जो TB होती है माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको आप बोलते हैं कैंडिडियासिस। आपने सुना होगा, कैंडिडा एक फंजाई होता है, एक ईस्ट होता है। कैंडिडियासिस एक ईस्ट इंफेक्शन है जो कि एड्स के पेशेंट में देखा जाता है। इसमें जो है पैचेस डेवलप हो जाते हैं इस फंजाई के, इस ईस्ट के माउथ में या फिर इसोफिगस में। इज दैट क्लियर? ये माउथ और इसोफिगस का इंफेक्शन है, राइट? कैंडिडियासिस ऑफ माउथ एंड इसोफिगस, ये एक ईस्ट इंफेक्शन है। डेवलप द पैचेस ऑन टंग एंड अदर पार्ट्स, टंग में भी पैचेस डेवलप हो जाते हैं कैंडिडियासिस के, और अदर पार्ट्स में भी डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे निमोनिया भी हो जाता है, लेकिन निमोनिया जो होता है एक फंगस की वजह से होता है जिसको आप बोलते हैं न्यूमोसिस्टिस। नीमोसिस्टिस फंजाई की वजह से, नीमोसिस्टिस फंगस की वजह से यहाँ पे निमोनिया की कंडीशन देखी जाती है एड्स के पेशेंट में। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एनसिफलाइटिस देखा जाता है। एनसिफलाइटिस का मतलब क्या है? एनसिफलाइटिस में यानी कि इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन, ये एक तरह का फीवर होता है जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी जिसको बोला जाता है, यानी कि टॉक्सोप्लाज्मा की कंडीशन भी एड्स के पेशेंट में डेवलप हो जाती है। साइटोमेगैलो वायरस की वजह से यहाँ पे डेमेंशिया हो जाता है। डेमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस हो जाता है पेशेंट का। इसके अलावा इसकी वजह से यहाँ पे डेमेंशिया, इसके अलावा इसमें पेशेंट में ब्लाइंडनेस भी डेवलप हो जाती है। एड्स को आप स्लिम डिजीज भी कहते हैं। एड्स में पेशेंट्स की बॉडी का इतना ज्यादा वेट रिड्यूस हो जाता है, वेट बिल्कुल खत्म हो जाता है, वेट जो है स्पीड से रिड्यूस होता है एड्स के पेशेंट में, इसलिए इस बीमारी को स्लिम डिजीज का नाम भी दिया जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्लिम डिजीज, तो स्लिम जो डिजीज है, स्लिम डिजीज बोला जाता है। एड्स को आप स्लिम डिजीज कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि इसमें वेट रिड्यूस होता है पेशेंट का। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहाँ पे HSV सेकंड का इंफेक्शन हो जाता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2। दो टाइप के हर्पिस वायरस है, हर्पिस सिंप्लेक्स 1 एंड हर्पिस सिंप्लेक्स 2। ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से जेनाइटल ऑर्गन्स पे, रेक्टम्स पे सोर डेवलप हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, अल्सर डेवलप हो जाते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स में। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस HSV वाले इंफेक्शन जो है बड़े ही कॉमन है एड्स में, यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स में छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, राइट? ये HSV2 वायरस की वजह से होता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो पहले HIV एड्स के पेशेंट्स रिपोर्ट किए गए थे, कैपोसी सरकोमा। कैपोसी सरकोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर ऑफ स्किन एंड लिम्फ नोड्स। स्किन और लिम्फ नोड्स का कैंसर हो जाता है एड्स के पेशेंट्स को, तो इतनी भयानक कंडीशन डेवलप हो जाती है, इतनी भयानक बीमारियां जो है, डिजीजेस जो है वो डेवलप हो जाती है एक एड्स के पेशेंट में। इसके अलावा HIV एक्ट एज ऑन्कोवायरस। This question is very important. It can frame in your NEET exam.
ये नीट एग्जाम में आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एचआईवी वायरस जो है एक ऑन्को वायरस की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि कैपोसी सरकोमा जो कि एक स्किन कैंसर और लिम्फ नोड कैंसर है, एचआईवी की वजह से कैंसर भी हो जाता है, तो इसको एक ऑन्को वायरस की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं। एचआईवी एक्ट एज ऑन्को वायरस। इसके अलावा डेमेंशिया जिसको आप मेमोरी लॉस बोलते हैं, एंसेफेलाइटिस जो कि मैं आपको बता चुका हूं टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से होता है, ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया यानी कि ल्यूको मतलब होता है व्हाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे। आपकी बॉडी में जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे व्हाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं जिसको आप ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। एंड दीज पैचेस डेवलप ड्यू टू द ईस्ट इंफेक्शन। तो ये ऐसे ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी ऐसी डिजीज हैं जो कि जनरली कॉमन, बड़ी ही अनकॉमन सी बीमारियां हैं, हर किसी में नहीं होती है, बट ये एड्स के पेशेंट्स को आसानी से एनकाउंटर कर लेती हैं ये बीमारियां। इसके अलावा यहाँ पे डेमेंशिया एंड ब्लाइंडनेस ड्यू टू साइटोमेगालो वायरस। अब ये तो हो गए फुल ब्लोन एड्स के सिम्टम्स, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कैंडिडियासिस, कैपोसी सरकोमा, ल्यूकोप्लेकिया, ये सारे जो है सिम्टम्स है एड्स के पेशेंट के। अब इतनी सारी बीमारियां अगर किसी पेशेंट में हो जाए, इतने सारे इन्फेक्शंस अगर किसी पेशेंट में हो जाए, क्या उसका बच पाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल उसका क्या बच पाना मुश्किल है? उसका बच पाना मुश्किल ही है भाई। यानी कि वहां पे उसको बचा नहीं सकते हैं क्योंकि इतने सारे इन्फेक्शन को ठीक करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पे डेथ is the end of the AIDS patient. Is that clear to all of you? अब यहाँ पे अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, एड्स का डायग्नोसिस आप कैसे करते हैं? एड्स का डायग्नोसिस करने के लिए आप एलाइजा परफॉर्म करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से। Is that clear? But that is a screening test. ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड्स के पेशेंट में यहाँ पे एड्स के पेशेंट में यहाँ पे जनरली दो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कभी कभी एलाइजा जो है करेक्ट एक्यूरेट टेस्ट नहीं माना जाता है, एचआईवी नेगेटिव को भी वो एचआईवी पॉजिटिव दिखा देता है। इज दैट क्लियर? तो कंफर्मेटरी टेस्ट, जब अगर एचआईवी पॉजिटिव आ गया, कोई पेशेंट है वो एचआईवी पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी किया जाता है जिसको आप बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सबसे पहले ये एलाइजा वाला स्क्रीन टेस्ट किया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बोलते हैं। एलाइजा में जो है, एलाइजा से पूरी कंफर्मेशन अगर पेशेंट की नहीं मिलती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये एलाइजा के केस में कभी कभी पॉजिटिव भी आ जाता है एलाइजा। इज दैट क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। सम टाइम एलाइजा कैन बी पॉजिटिव बट द पर्सन कैन बी द नेगेटिव, एचआईवी नेगेटिव हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर्स जो है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स क्या है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स जो है, एचआईवी जो है, वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो है एलाइजा। इसके अलावा कुछ किट्स भी आती हैं एचआईवी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ओरा क्विक नाम का एक टेस्ट है जो कि उसकी किट एक आती है मार्केट में, यानी कि आप जो है अपने सलाइवा से कंफर्म कर सकते हैं कि आप एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है। इंडिया में ये बैन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी अदर कंट्रीज में ओरा क्विक जैसे टेस्ट भी होते हैं एचआईवी के लिए, यानी कि एचआईवी इंफेक्शन को कंफर्म करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं। एचआईवी के जो ट्रीटमेंट्स हैं ये मैं आपको बता दूं। एचआईवी के ट्रीटमेंट में सबसे अर्लीस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है AZT यानी कि एजिडोथाइमिडिन। ये एक ड्रग है जिसको अर्लीस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। ये पहले कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाती थी ये मेडिसिन, ये ड्रग्स। इस ड्रग का जरूरी नहीं है कि ड्रग्स कंप्लीटली कारगर साबित हो, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं एजिडोथाइमिडिन के, जैसे रेड बोन मैरो डैमेज हो जाता है, जैसे कि एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ऐसे केस में कुछ अदर ड्रग्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो कि एचआईवी के पेशेंट को दिया जाता है। इन ड्रग्स का इस्तेमाल करना ही ART है, यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज इसको बोलते हैं आप। किसी को अगर एड्स हो जाता है या एचआईवी हो जाता है तो उस केस में पेशेंट्स को टाइम टू टाइम ART लेना पड़ता है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिससे कि इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को बॉडी में रोका जा सके, इस डिजीज के प्रोग्रेशन को रोका जा सके। अगर ये डिजीज स्पीड से प्रोग्रेस होगा तो एड्स होने के चांसेस जल्दी बढ़ जाएंगे। तो एचआईवी के पेशेंट जो है जनरली ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे जिंदा रहते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर उनको समय रहते ये पता चल जाए कि वो एचआईवी पॉजिटिव है और वो रेगुलरली ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का इस्तेमाल करते रहे तो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट में यहाँ पे जो लिया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर लिया जाता है एंड प्रोटीएज इनहिबिटर। दो टाइप के ट्रीटमेंट है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और दूसरा प्रोटीएज इनहिबिटर। वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए आप दो टाइप के एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नॉट एंजाइम इनहिबिटर्स, ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो जो कि उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोक देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के फंक्शंस अगर रुक जाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अगर प्रिवेंट हो जाएगा तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? ये वही
बात आपको याद रखनी है, दिस इज नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ए परमानेंट क्योर। बस ये मल्टीप्लिकेशन को रोकता है और टाइम टू टाइम एक इंटरवल के दौरान आपको ये मेडिसिन, ये थेरेपीज लेनी है, रेगुलरली आपको ये मेडिसिन, ये ड्रग्स लेनी है, ये थेरेपीज लेनी है, जिसकी वजह से आप जो है इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक सके और आप जो है थोड़ा ज्यादा जी सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीएज इनहिबिटर दो टाइप के ड्रग्स हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में जिडोवुडीन एंड AZT, सबसे अर्लीस्ट जो ड्रग दिया जाता था HIV के केस में वो एजिडोथाइमिडिन, और इसके अलावा स्टैवुडीन, इसके अलावा ट्राइजीवर। तो यहाँ पे जिडोवुडीन, स्टैवुडीन एंड ट्राइजीवर, ये तीनों ही क्या है, ये जो है आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर्स भी HIV के पेशेंट में दिए जाते हैं। ये आपको लिख के याद करने, इनको एक बार लिख के देखिएगा, आपको ये सारी जो ड्रग्स के नाम है वो याद हो जाएंगे। प्रोटीएज इनहिबिटर में राइफोनेविर, नेल्फिनेविर, इसके अलावा सिक्विनेविर, राइफोनेविर, नेल्फिनेविर एंड सिक्विनेविर, राइफोनेविर, नेल्फिनेविर एंड सिक्विनेविर। तो ये ड्रग्स दिए जाते हैं, राइफोनेविर, नेल्फिनेविर एंड सिक्विनेविर, ये प्रोटीएज इनहिबिटर हैं। तो इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है यहाँ पे हार्ट, इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट क्या होता है? हार्ट मतलब हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। हार्ट में जो है प्रोटीएज इनहिबिटर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है एड्स का। इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर और इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इस थेरेपी को कॉकटेल ट्रीटमेंट ऑफ एड्स भी कहा जाता है। कॉकटेल ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, जिसको आप हार्ट बोलते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इस थेरेपी को डेवलप किया था डॉक्टर डेविड ने। तो डॉक्टर डेविड ने रिसर्च में इस थेरेपी को डेवलप किया, हार्ट को हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इसके लिए डॉक्टर डेविड को 1993 में यूएसए में मैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। मैन ऑफ द ईयर जो है माना गया डॉक्टर डेविड को 1993 में, क्योंकि ये कॉकटेल ट्रीटमेंट है जिसको आप हार्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स मैंने बताया आपको एजिडोथाइमिडिन है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते थे, जैसे कि ये डैमेज कर देता है रेड बोन मैरो को और एनीमिया को। एनीमिया और रेड बोन मैरो को ये ड्रग्स जो है डैमेज कर देता है। एनीमिया, रेड बोन मैरो को डैमेज कर देता है और एनीमिया की कंडीशन डेवलप कर देता है। तो इसके अगर और कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो कि इस ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, उनको अगर ये ड्रग देते हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ अदर ड्रग्स भी है, जैसे कि DDI, डाइडिऑक्सीइनोसिन, DDC, डाइडिऑक्सीसाइटिडीन एंड D40 स्टैवुडीन। ये ड्रग्स भी ऐसे हैं जो कि AZT जिन पे काम नहीं करता है, तो उन पेशेंट्स को ये ड्रग दिए जाते हैं। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ड्रग है जिडोवुडीन और एक ड्रग है नेविरेपिन। जिडोवुडीन एंड नेविरेपिन नाम की ड्रग्स भी दी जाती है। किसको दी जाती है? लिसन केयरफुली, एक सेकंड। तो यहां पे स्पेस इज इनफ, ध्यान दीजिए। यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी वुमेन को HIV है और वो वुमेन प्रेग्नेंट है, एक प्रेग्नेंट वुमेन में HIV का ट्रांसमिशन उसके फीटस में रोका जा सकता है। आपको पता है HIV का ट्रांसमिशन प्लेसेंटा से फीटस में ट्रांसमिट हो जाता है। HIV उसकी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन होता है फीटस में। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। लेकिन इस इन्फेक्शन को, इस ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम ड्रग्स, जैसे कि जिडोवुडीन एक ड्रग आती है और एक ऐसी ड्रग आती है नेविरेपिन नाम की एक ड्रग आती है। इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है HIV ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस में। तो यहां पे इन दिस केस एक ड्रग जिसका नाम है जिडोवुडीन और दूसरी ड्रग जिसका नाम है नेविरेपिन, इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जनरली गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। ये प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती हैं टू इंश्योर, किस लिए दी जाती है? टू इंश्योर देयर बेबीज डू नॉट कैरी वायरस। इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन से उसके फीटस में ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जिडोवुडीन एंड नेविरेपिन जैसी ड्रग्स भी दी जाती है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट HIV एड्स। इसके बाद
आज के लिए बस इतना ही। इसका बस एक थोड़ा सा पोर्शन रह गया प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बारे में वो मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन का टॉपिक नहीं है, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। और इसके अलावा इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कैंसर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।